नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। पुलिस कर्मियों द्वारा हर्षोल्लास से मनाया गया रंगों का त्योहार होली। ढोल नगाड़ों की थाप पर जमकर फिरके पुलिस कर्मचारी। पार्षद नगीनाबाई ने बेटियों को प्रोत्साहित करने के लिए की अनूठी पहल। वार्ड में जन्म लेने वाली बेटियों को शगुन के तौर पर देंगी 5,000 रुपए की राशि। गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में जंक्शन में कल से आरंभ होगा 51 कुंडीय महायज्ञ कार्यक्रम। श्री श्याम प्रभात फेरी मंडल ने ग्राम 2 के एनजे स्थित गौशाला में मनाया फाग महोत्सव। और अब समाचार विस्तार से। शनिवार को जिले के सभी थानों में पुलिसकर्मियों द्वारा रंगों का त्योहार होली धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर ढोल नगाड़ों की थाप पर पुलिस कर्मचारी खूब थिरके। रंगों के त्योहार पर मुस्तैदी से ड्यूटी करने के बाद दूसरे दिन शनिवार को जिले भर में खाकी पर होली की मस्ती का रंग जमकर चढ़ा। जिले के सभी थानों में पुलिसकर्मियों ने मस्ती से रंगों का त्योहार मनाया। ढोल नगाड़ों की थाप पर थानों में पुलिसकर्मी खूब झूमते हुए नजर आए। वहीं जिला मुख्यालय पर पुलिस लाइन में सिपाही से लेकर अफसरों तक ने मिलकर खूब होली खेली। कोई गुलाल उड़ा रहा था तो कोई रंग। पुलिस के जवानों ने खूब होली खेली। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय सिंह राठौड़ व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जसाराम बोस ने भी पुलिस लाइन में पुलिस जवानों के बीच होली खेली। पुलिसकर्मियों ने आज न छोड़ेंगे हम रंग बरसे भीगे चुनर वाली गाने गाए तो सभी झूमने लगे। त्योहारों पर मस्ती का सिलसिला दोपहर तक चलता रहा। इस मौके पर एसपी डॉक्टर अजय सिंह राठौड़ ने कहा कि होली के दिन सभी पुलिस के जवान ड्यूटी पर तैनात रहते हैं ताकि सभी लोग शांति से रंगों का त्योहार मना सकें। कोई पुलिस जवान अपने क्षेत्र में गश्त कर रहा था तो कोई ड्यूटी पॉइंट पर रहकर चौकन्ना था। आम लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस के जवान अपने परिवारों के साथ रंगों का त्योहार नहीं मना सके, इसलिए पुलिस लाइन में पुलिस होली महोत्सव का आयोजन किया गया। हेलो के दिन हमारे सारे जवान ड्यूटी पे रहते हैं ताकि बाकी लोग शांति से होली मना सकें। तो आज हमारी पुलिस की होली है तो इन जवानों को सभी जवानों के साथ हम होली का यहाँ कार्यक्रम आयोजित करें। पुलिस लाइन में पूरे जिले का होली महोत्सव रखा है जिसमें सभी ने बढ़ चढ़ के भाग लिया और अपना उत्साह के साथ और उमंग के साथ ये होली मनाया। कल हम कानून व्यवस्था ड्यूटी में व्यस्त थे और हमारी पुलिस की होली एक दिन बाद ही होगी। राधा कृष्ण की भूमि बरसाना उत्तर प्रदेश में इस बार होली मनाने के लिए देश के कोने कोने से लाखों लोग बरसाना पहुंचे। राधा कृष्ण की भूमि मथुरा, वृंदावन, बरसाना, नंदगांव, गोकुल यानी पूरे ब्रज में हमेशा की तरह इस बार होली खूब धूमधाम से मनाई गई। बरसाना की लठमार होली भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में काफी मशहूर है। यहाँ की होली का नजारा देखते ही बनता है। लोग यहाँ फूल, रंग और गुलाल के साथ ही लाठी डंडों से भी होली खेलते नजर आते हैं। लठमार होली खेलने वाले पुरुषों को हुरियारे और महिलाओं को हुरियारन कहा जाता है। नंदगांव के हुरियारे बरसाना में हुरियानो संग लठमार होली खेलते हैं। लठमार होली का संबंध
संबंध भी राधा कृष्ण के प्रेम से ही है। पौराणिक कथाओं और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बरसाना में राधा रानी का जन्म हुआ था। ऐसी मान्यता है कि जब राधा और कृष्ण की दोस्ती हो गई तो श्री कृष्ण राधा से मिलने अपने दोस्तों संग नंदगांव से बरसाना आते थे। इस दौरान भगवान कृष्ण गोपियों संग खूब होली खेलते थे और उन्हें परेशान किया करते थे। इसके बाद राधा और उनकी सहेलियां उन्हें लाठियों से मारती थी। तभी से लठमार होली खेलने की परंपरा शुरू हुई। होली के मौके पर हर साल बरसाना में लठमार होली खेलने की परंपरा को निभाया जाता है। लाठी और डंडों की मार से बचने के लिए नंदगांव के हुरियारे अपने साथ ढोल लेकर आते हैं और बरसाने की हुरियारों की लाठी से बचते नजर आते हैं। इस दौरान चारों तरफ लाठियों के साथ ही रंग गुलाल भी जमकर खेला जाता है। गजब, ब्यूटीफुल। शब्द ही नहीं है हमारे पास बोलने के लिए। के द्वारा यहाँ पे लड्डू मार होली खेली जा रही है और गोसाइयों के द्वारा नंदगांव के और बरसाने के गोसाई द्वारा यहाँ पे समाज हो रही है और समाज में बहुत ही सुंदर सुंदर होली के रसिया होली के पद गाए जा रहे हैं। ठाकुर जी का जो रस है इसको ठाकुर जी ही जानते हैं और उनके ब्रजवासी ही जानते हैं, हर एक नहीं जान पाया। ये बड़ा वैसा रस है, बड़ा प्रेम का रस है। देख देख या ब्रज की होरी ब्रह्मा मन ललचाए, ऐसा रस बरसे बरसाने में जो 3 लोक में न। मैं राजस्थान से आई हूँ और मैं होली पे हर होली पे यहाँ आती हूँ। मुझे होली आने के बाद इतनी एक्साइटमेंट होती है कि मुझे बस बरसाने जाना है होली खेलने। कब बरसाने की होली आए और कब हम जाए, बस मुझे इतना आनंद आ रहा है, मैं बता नहीं सकती। आज इतना आनंद बरस रहा है बरसाने में। मैं राधा रानी की कृपा है जो हमें बुलाती है यहाँ
यहाँ पे। मैं तो ये कहती हूँ राधा रानी हमें बुलाती ही रहे और हम आनंद लेते ही रहे। बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार ये मेरी पहली होली है। मैं वैसे जयपुर से हूँ पर मेरा ससुराल यहाँ पर है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम फीलिंग वेरी लकी टू बी हियर। आई एम वेरी हैप्पी टुडे। हैप्पी होली टू यू ऑल। पार्षद नगीनाबाई ने बेटियों को प्रोत्साहित करने के लिए अनूठी पहल की है। इसके तहत वे अपने वार्ड में जन्म लेने वाली बेटियों को शगुन के तौर पर 5,000 रुपए की राशि देंगी। नगर परिषद की पूर्व उप सभापति व पार्षद नगीनाबाई ने अनूठी पहल की है। इसके तहत वे अपने वार्ड में जन्म लेने वाली बेटी को शगुन के तौर पर 5,000 रुपए की नगद राशि देंगी। यह पहल उन्होंने बेटा बेटी में भेद समाप्त करने के लिए शुरू की है। सोमवार को इस पहल का आगाज वार्ड के एक घर में करीब 1 माह पहले जन्मी बच्ची को शगुन राशि देकर किया गया। नगीनाबाई ने बताया कि उन्होंने पिछले दिनों एक समाचार पढ़ा था। इस समाचार में जानकारी दी गई थी कि तमिलनाडु क्षेत्र के एक सरपंच की ओर से बेटा बेटी का भेद समाप्त करने के लिए अनूठी पहल करते हुए गाँव में बेटियों का जन्म होने पर मिठाई बांटने के साथ खुद हर बच्ची की 5,000 रुपए की FD की जा रही है। इसी से उन्हें भी प्रेरणा मिली। अब उन्होंने भी यह निर्णय लिया है कि वे अपने वार्ड क्षेत्र में पैदा होने वाली बेटी को शगुन के तौर पर 5,000 रुपए देगी। उनके वार्ड में करीब 1 माह पहले जन्मी बच्ची को वे सोमवार को शगुन के रूप में 5,000 रुपए देकर इस पहल का आगाज करेंगी। नगीनाबाई ने कहा कि लोग आज भी बेटी को बोझ समझते हैं, लेकिन बेटी बोझ नहीं है, वह सिर का ताज है। आज बेटियां भी बेटों के बराबर हर क्षेत्र में उच्च मुकाम हासिल कर अपने माता पिता का नाम रोशन कर रही हैं। इसलिए उनकी क्षेत्रवासियों से अपील है कि वे अपनी बेटी को उच्च शिक्षित करें, उसे आगे बढ़ने दें। एक दिन आपकी बेटी आपका नाम भी अवश्य रोशन करेगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मेरे मन में ऐसी भावना है बच्चियों के लिए कि थोड़ा दिन पहला मैंने एक अखबार देखा जो कि एक सरपंच ने अपने क्षेत्र के अंदर बच्ची पैदा होने पे 5,000 रुपया बच्ची को उसके नामकरण पर देना, उसने ये पहल की थी। उसी को लेकर के मेरे भी दिमाग में एक बात आई है कि क्यों ना मैं भी ऐसा काम करूं कि हमारे जैसे किन्नर समाज की तरफ से ये एक पहल मैं भी कर रही हूं। मैं मेरे वार्ड क्षेत्र के अंदर, मेरे वार्ड के अंदर जिस घर में भी बच्ची पैदा होगी उसके नामकरण पर मैं 5,000 रुपया बच्ची को दे के आऊँगी। बच्ची क्या सिर का जैसे लोग बोझ मानते हैं, वे बच्ची बोझ है, परंतु मैं कहती हूँ बच्ची सिर का ताज है। बच्ची सिर का ताज है। कन्या एक ऐसा धर्म है, गौ माता की पूजा, कन्या की पूजा सबसे बड़ा धर्म है। और मेरी ये भावना है कि मैं मेरे वार्ड के अंदर ये शुरुआत करूं। पहला मेरे वार्ड से शुरुआत करूंगी मैं, फिर आगे देखूंगी भी मैं क्या करूं। पहला मैं मेरे वार्ड से शुरुआत करूंगी, पहल करूंगी मैं इस चीज़ की भी जिसी की घर के अंदर कन्या पैदा होगी, बच्ची पैदा होगी, मैं उसके नामकरण पर 5,000 रुपया बच्ची को नगद राशि दे के आऊँगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है हमारे, जैसे वार्ड के अंदर आंगनवाड़ियाँ चलती है, मैं उनसे संपर्क करूंगी, उनको कहूँगी। और वैसे मैं तो वार्ड के अंदर ही रहती हूँ, रात दिन दुख सुख में वार्ड के अंदर रहती हूँ, तो मेरे को तो पता होता ही है भाई किस घर में बच्ची पैदा हुई है, किस घर में बच्चा लड़का पैदा हुआ है। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मैं ये बात बता दूँगी। और मेरी सोच आई है कि जिस घर में बच्ची पैदा होगी नामकरण होगा और उसी को जैसे ये बच्ची को राशि देऊंगी तो मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर ही देऊंगी, जो मेरे को भी पता रहे और उनको भी पता रहे। और एक कमेटी बनाऊंगी मेरे वार्ड की 11 आदमियों कमेटी के सामने ये काम, जब जब ऐसा मैं कार्य करूंगी, जब जब जाऊंगी तो साथ लेकर के मैं काम करूंगी, जो कि पता लगे और को भी पता लगे और भी कोई ऐसा हो जो अपने क्षेत्र में ऐसा काम करे। जंक्शन स्थित भगत सिंह चौक के नजदीक स्थित दुकानदारों के लिए अस्त व्यस्त ट्रैफिक व्यवस्था परेशानियों का सबब बनी हुई है।
जिला मुख्यालय पर ट्रैफिक की समस्या ऐसी समस्या है जिसका पूरी तरह से समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। शहर वासियों का कहना है कि यूं तो ट्रैफिक पुलिस अपना दायित्व निभाने में लगी हुई है, मगर व्यवस्था को सुधारने में और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। दुकानदारों ने बताया कि बहुत से लोग गाँव से शहरों में सामान खरीदने आते हैं। ऐसी स्थिति में वे उनकी दुकानों के आगे वाहन खड़ा कर अन्य दुकानों पर सामान खरीदने के लिए चले जाते हैं। इस दौरान वहां से गुजरने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दुकानदारों के अनुसार जिला प्रशासन द्वारा शहर में कई स्थानों पर पार्किंग व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि लोग अपने वाहन पार्किंग में पार्क कर अन्य लोगों के लिए असुविधा पैदा न करें। दुकानदारों ने बताया कि जंक्शन में गुरुद्वारा गली पहले से ही सकड़ी है। ऐसी स्थिति में बहुत से लोग वाहन खड़ा कर सड़कों पे आवागमन को और ज्यादा बाधित करने में योगदान दे रहे हैं। दुकानदारों ने आमजन से भी अपील की है कि वे ट्रैफिक पुलिस द्वारा तय किए गए नियमों का पालन करें ताकि बाकी लोगों को असुविधाओं का सामना न करना पड़े। जिस तरह की हमारी ट्रैफिक व्यवस्था चल रही है वो सुचारू रूप से सही नहीं है, क्योंकि ना ही तो यहाँ पार्किंग की व्यवस्था है और पार्किंग ना होने की वजह से गाड़ियाँ जो है बीच रोड के अंदर लगाने से अव्यवस्था हो रही है और साधन आना जाना मतलब सभी तरह की व्यवस्था जो है भंग हो रही है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जितने हमारे अधिकारीगण हैं उनको यही कहना चाहूँगा कि इस तरफ थोड़ा ध्यान दें। देखिए, पुलिस जो समझाइश कर रही है वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो ये आम जनता को भी समझना चाहिए क्योंकि उसमें भी हमारा भला है। प्रशासन से तो यही मांग है जी कि आपको पार्किंग की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे थोड़ा भीड़ भाड़ वाला एरिया है, जैसे भीड़ भड़के वाला एरिया है वो थोड़ा कम हो, ठीक है, और पार्किंग के अंदर गाड़ियां खड़ी रहें, उसके कारण से थोड़ी व्यवस्था सही हो, उससे हमारे पुलिस प्रशासन को भी काफ़ी मदद मिलेगी। वो साधन इधर उधर खड़े करना और क्या नाम है जैसे हेलमेट ना पहनना और बहुत ही जैसे गैर जिम्मेदाराना हरकत कर रहे हैं, तो इसमें हम ये कहेंगे कि पुलिस जो इनको जागरूक कर रही है इनको और जागरूक करना चाहिए और जनता से भी अपील है कि वो समझे। सर, मुख्य बाजार में बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे गुरुद्वारा गली ले लीजिए आप, वहाँ पे साधन खड़े हो जाते हैं तो बहुत ही निकलना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और बाहर भगत सिंह चौक के वहाँ भी टेम्पो वगैरह काफ़ी बाहर खड़े होते हैं तो बहुत दिक्कत होती है। हम यही कहेंगे कि पुलिस प्रशासन से भी जो अपील कर रहे हैं वो और ज़ोर शोर से करे और जो ये जनता है वो भी समझे और वो पुलिस की मदद करे। और अभी वक्त ब्रेक का हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में जिला मुख्यालय पर रविवार से 51 कुंजीय महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा।
गायत्री तीर्थ शांति कुंज के स्वर्ण जयंती वर्ष 2021-22 कार्यक्रम श्रृंखला के तहत गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में जिला मुख्यालय पर 51 कुंडीय 4 दिवसीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। गायत्री परिवार युग निर्माण संस्था हनुमानगढ़ की ओर से जंक्शन में कचहरी रोड स्थित श्री विश्वकर्मा सामुदायिक भवन में आयोजित किए जाने वाले 4 दिवसीय कार्यक्रम का आगाज कल रविवार को होगा। आयोजन को लेकर शनिवार को धर्मशाला में संस्था पदाधिकारी व सदस्य तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे रहे। संस्था पदाधिकारियों ने बताया कि 51 कुंडीय 4 दिवसीय गायत्री महायज्ञ के तहत रविवार को पहले दिन दोपहर 2:15 बजे 251 कलशों की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शोभा यात्रा धान मंडी स्थित दुर्गा मंदिर धर्मशाला से प्रारंभ होकर जागीर सुथार धर्मशाला पहुंचकर संपन्न होगी। शाम 6 बजे से रात 8 बजे तक संगीत कार्यक्रम होगा। 21, 22 व 23 मार्च को रोजाना सुबह 6 बजे से 7:30 बजे तक सामूहिक जाप, ध्यान, योग, व्यायाम कार्यक्रम आयोजित होगा। उन्होंने बताया कि 23 मार्च को अंतिम दिन सुबह 8 बजे से 11 बजे तक गायत्री महायज्ञ एवं विभिन्न संस्कार तथा पूर्ण आहुति एवं विदाई कार्यक्रम आयोजित होगा। श्री श्याम प्रभात फेरी मंडल द्वारा ग्राम 2 केंद्र स्थित गौशाला में फाग महोत्सव का आयोजन किया गया। श्री श्याम प्रभात फेरी मंडल की ओर से ग्राम पंचायत 2 KNJ स्थित गौशाला में होली के उपलक्ष्य में प्रथम फाग महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान मंडल सदस्यों में ग्रामीणों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर होली के गीतों पर नर नारी झूम उठे। श्री श्याम प्रभात फेरी मंडल के सदस्यों ने बताया कि यह पहला आयोजन था। भविष्य में भी फाग महोत्सव को बड़े स्तर पर आयोजित करने का प्रयास रहेगा। बसंत ऋतु का और फागुन महोत्सव का आखिरी दिन था। 2 KNJ पंचायत के सभी लोगों ने बड़ी हर्ष और उल्लास के साथ में इस प्रोग्राम को मनाया है। और ये तो एक पहला ही प्रोग्राम का ट्रायल था, क्योंकि हमें भी जुड़े हुए करीब 1 साल ही हुआ है। लेकिन इस पंचायत के लोगों को एक विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आने वाला जो फाग महोत्सव होगा वो इस तरह का मनाएंगे कि अपन जिले लेवल के ऊपर बैठे हैं, पूरे जिले के लोग कम से कम ये कहने को मजबूर हो जाएंगे कि यारो 2 KNJ पंचायत के अंदर एक फाग महोत्सव हो रहा है, तो अपने को भी देखने के लिए चलना चाहिए, अपन को भी वहाँ से कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसी कामना लेकर के, ऐसी धारणा लेकर के हम लोग चलते हैं। टीबी कस्बे अधीन गांव 6 स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भवन की हालत जर्जर अवस्था में होने की वजह से बच्चे खुले में शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर हैं। शिक्षा को लेकर सरकार द्वारा दी जा रही योजनाओं बारे चाहे लाख दावे करे, लेकिन बात करें जिले के टिब्बी कस्बे के 6 स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की, तो सरकार के दावे खोखले नजर आते हैं। यहाँ स्थिति ये है कि शिक्षा ग्रहण करने के लिए बच्चों के पास सुरक्षित कमरे तक नहीं है। इसके चलते स्कूल परिसर में खुले मैदान में ही बच्चों को पढ़ाने का काम किया जा रहा है। इस विद्यालय में 160 बच्चों का नामांकन है, जबकि परिसर के नाम पर विद्यालय परिसर जर्जर हालत में पहुँच चुका है। यहाँ 3 कमरे हैं जिन्हें PWD द्वारा दिसंबर 2021
जिसमें असुरक्षित बताकर नकारा घोषित किया जा चुका है। सरकारी शिक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे और वादे तो जरूर जनता से सरकार करती है, लेकिन कहीं कहीं जमीनी हकीकत सरकार के दावों से इतनी दूर है कि दावे और बातें बेमानी नजर आती हैं। विद्यालय प्रधानाध्यापक उमेश शर्मा ने बताया कि स्कूल में 3 कमरे हैं, वह भी बेहद खराब स्थिति में हैं, जिनमें कार्यालय और राशन स्टोर भी खराब स्थिति में है। उन्होंने कहा कि इन कमरों की हालत सुधारने की मांग को लेकर कई बार संबंधित विभाग से पत्राचार किया जा चुका है। वहीं इस विद्यालय में पढ़ रहे बच्चों के परिजनों का कहना है कि विद्यालय के जर्जर कमरों में बच्चों की पढ़ाई करने में हर समय जान का खतरा बना रहता है। बरसात के मौसम में तो स्थिति और ज्यादा खराब हो जाती है। कमरों का लेवल काफी नीचा होने की वजह से जल भराव हो जाता है, तो उस स्थिति में बच्चों की छुट्टी करनी पड़ती है। ग्रामीण जंगीर सिंह ने बताया कि उसके 3 बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। उन्होंने बच्चों को सुरक्षित शिक्षा के लिए यहाँ नए कमरे बनाए जाने की मांग की है। हमारे यहाँ कमरों की दिक्कत होती है, हमारे यहाँ क्लासें बाहर निकाल कर लगाई जाती हैं। हमारे यहाँ पढ़ाई तो बहुत अच्छी है, परंतु यहाँ पे हमें बैठने में दिक्कत होती है और वर्षा आ जाती है तो हमें बाहर अंदर जाने में भी दिक्कत होती है। इसलिए हमें दरख्तों के नीचे बैठकर पढ़ाई करना पड़ता है। हमारे यहाँ स्कूल में पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, टीचर भी बहुत अच्छे हैं, पर हमारे यहाँ पर कमरे अच्छे नहीं है, छोटे कमरे। जब बारिश आती है तो हमें बाहर खड़ा होना पड़ता है, पर क्लासों के अंदर पानी भर जाता है और यहाँ पर हमारी क्लासों के अंदर त्रेड़ियाँ आई हुई हैं। हम अच्छी तरह से पढ़ाई तो अच्छी कर लेते हैं, पर हमें यहाँ बाहर बैठना पड़ता है क्योंकि वहाँ पर त्रेड़ियाँ आई हुई हैं और वह छोटे कमरे हैं, अच्छी तरह से यहाँ पर अच्छी तरह से नहीं है। जी मतलब भी जवाखा वास्ते एक तो कमरे होने चाहिए, जरूरी है। जमा कमरे तो बिना मतलब जवाक जमा बाहर पढ़ते हैं, टेढ़े पाटे पे ने मकाना दे आके देखो तो सही भी। ये गल भी 2-3 कमरे है, 2-3 भी वो भी खराब हुए बहुत, मतलब फूटा पड़ा सारा बेकार हुआ बना। और कमरा बनना चाहिए, 7 फुट नीचे हुआ बना कमरा, मतलब धक्की से इनका पानी जो बरसात का आता है वो सारा अंदर ही जाता है, हमारे वो बाहर ही बैठ जाते हैं बरसात के लिए। हमारी मांग है ये अभी ये कमरे जरूरी बनने चाहिए हमारे लिए। यहाँ की जो हमारी मेन समस्या है कि जो ये हमारा विद्यालय है ये 8वीं तो कुछ प्राथमिक और जो जहाँ बच्चे हैं 200 के लगभग इनकी स्ट्रेंथ है, परंतु जो यहाँ की हमारी एक विकराल समस्या है कि जो यहाँ के भवन है, जो यहाँ पहले 3 क्लासरूम थे जिन्हें PWD के अधिकारियों के द्वारा नकारा घोषित कर दिया गया। उनका कहना है कि अगर कोई भी घटना घटित होगी तो उनकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी, जिसको लेकर के हमने कल TPSD महोदय को भी ज्ञापन देकर अवगत करवाया है कि जल्द से जल्द इन बच्चों के अध्ययन को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए यहाँ नए भवन का निर्माण किया जाए। और हमने उस ज्ञापन में यह भी अवगत करवाया कि अगर जल्द इस समस्या का हल नहीं किया जाएगा तो 1 हफ्ते के बाद हम तमाम ग्रामीण मिलकर के यहाँ सरकार के खिलाफ एक धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसमें हमारी जो मुख्य मांग होगी वो नए भवन निर्माण की होगी। क्योंकि जब बरसात का मौसम होता है तो उस समय जो यहाँ विद्यालय की जो बिल्डिंग है वो लगभग 5 फीट धरती में धसी हुई है और बरसात के मौसम में बच्चों को पहले ही छुट्टी करनी पड़ती है, क्योंकि किसी भी बरसात के मौसम में इनके साथ कोई भी घटना घटित हो सकती है, जिसकी कोई भी जिम्मेवारी यहाँ प्रशासन के लोग नहीं लेना चाहते। इसको लेकर के आज हम यहाँ सभी इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पर हमारे पास लगभग 160 की स्ट्रेंथ है और ये जो कमरे दिख रहे हैं आपको 3 कमरे हैं इसमें, लेकिन ये तीनों कमरे भी जो विभागीय जयन साहब है उन्होंने इनको भी नकारा घोषित कर रखा है, शून्य कर दिया, भी ये बैठने के लायक नहीं है। और जो बच्चे हैं उनको मुझे बाहर ही बिठा के सारी क्लासें लगानी पड़ती है। 8वीं तक स्कूल है और सारी क्लासें बाहर लगती है। एक यहाँ पर स्टोर की जैसे MDM का राशन वगैरह आता है तो उसकी स्टोर की भी दिक्कत आती है उसको स्टोर करने में। और इसके अलावा एक ऑफिस में यूज हो रहा है, 2 कमरे बचते हैं कुल मिला के, जिसमें हमें बच्चों को एडजस्ट करना पड़ा है। लेकिन ये कमरे भी जो हैं जो तल है उससे 4-4.5 फुट नीचे हैं। बारिश आती है तब पूरा पानी अंदर होता है तो बच्चों को पहले छुट्टी करनी पड़ती है या बाहर निकालना पड़ता है, तो कमरों की वजह से बहुत बड़ी दिक्कत है। हाँ, ये जयन साहब ने विजिट की थी 15/12/2021 को और उस वक्त उन्होंने इसको जो है कह दिया ये रिस्की है इसके अंदर बिठाना बच्चों को। विभागीय पत्र व्यवहार कर रखा है, कई बार कर लिया मैंने, उसमें कमरों के लिए मांग कर रखी है भी कमरे बनाए जाएं करके। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।